हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैश्वीकरण का पाठ, जो राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सभी विषयों का हिंदी मीडियम में आपको सभी चैप्टर्स का पूरा डिटेल डिस्कशन, पूरे तरीके से समझाकर उसका सॉल्यूशन, उसके एमसीक्यूज, उससे संबंधित जो भी प्रश्न और सैंपल पेपर्स हैं वो आपको कराए जाते हैं, बिल्कुल भी निःशुल्क। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी किसी एक या दो चैप्टर को करने के बाद आपको किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाएगा। सारी व्यवस्था, सारी शिक्षण व्यवस्था सभी विषयों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो अपनी पूरी पढ़ाई और तैयारी कर सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के वैश्वीकरण का चैप्टर, जिस पूरे चैप्टर को, जिस पूरे पाठ को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक साथ रिवाइज करके एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम देखने का यह प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके आने वाले परीक्षाओं के हिसाब से इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो समझने जरूरी हैं, वैश्वीकरण दुनिया में कैसे उभरा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, क्या भारत भी वैश्वीकरण के साथ जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा है तो इस पर भारत पे इसका क्या प्रभाव है, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव है, ये डिटेल में आज की क्लास में हम देखेंगे। वैश्वीकरण जो कि पार्ट 9 में है एनसीईआरटी में भी, और ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखिए स्टूडेंट, वैश्वीकरण को अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे विश्व को एक ग्लोबल गांव में चेंज हो जाना। यानी जो पूरा विश्व है ये क्या बन जाए, ये एक ग्लोबल विलेज बन जाए। बहुत सिंपल रूप से, बहुत साधारण रूप से इसको हम ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना करते हैं। अब ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि पूरे विश्व को गांव जैसा बना दिया जाए? ऐसा नहीं है। पूरे विश्व को गांव बनाने का या ग्लोबल विलेज बनाने का मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया वर्चुअल रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के करीब दिखाई पड़े सॉरी, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, सांस्कृतिक तौर पर हो। सीधा मतलब यह हुआ कि जब दुनिया के एक देश अन्य देशों के साथ अपना राजनीतिक, अपना सांस्कृतिक मेल जुलाप बढ़ाते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं और उस पूरे प्रक्रिया को आगे ले जाके अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का हिस्सा बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी एंड सोसाइटी विद द अदर ऑफ द वर्ल्ड। यानी जब एक दुनिया में एक देश का समन्वय, उसके आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक समन्वय दूसरे देश के साथ स्थापित हो जाता है और अन्य कई देशों के साथ स्थापित हो जाता है, तो इसको हम भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब और चैप्टर्स में भी देखा है कि शीत युद्ध का भी एक दौर चला था और उस समय दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। उस समय यह देखा जा रहा था कि महाशक्तियों के पीछे जाया जा रहा था और एक विशेष विचारधारा के पीछे, कभी पूंजीवाद कभी साम्यवाद के पीछे सब लोग चल रहे थे। लेकिन खास करके 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब दो ध्रुवीय जो पूरी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, तो यह वैश्वीकरण और तेजी से उभरा और तेजी से पूरी दुनिया में फैला और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। और भारत ने भी जब अपने यहाँ आर्थिक सुधार किए, भारत के सामने भी जब आर्थिक समस्याएं आई, तो उसको लगा कि अब उसको खुले बाजार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी अपनानी चाहिए। चीन ने भी ये किया और दुनिया के सभी देशों ने इसमें हिस्सा हुए। और आज के युग में, आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो वैश्वीकरण से अछूता है या वैश्वीकरण को अपनाने से इंकार करता है। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या एक भूमिका ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधना, पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बनाना या इस तरह से व्यवस्था बनाना कि पूरी दुनिया एक देश के, एक इकोनॉमी के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक सांस्कृतिक यूनिट के तौर पर काम करने लगे। जाहिर सी बात है, हर दुनिया की अपनी संस्कृति है, अपना समाज है, अपनी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था भी मैंने आपको पहले बताया था कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का, इन सभी सामाजिक जो नियम है या सामाजिक कायदे हैं, इनका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मेलजोल करते हैं बाकी दुनिया के देशों से, तो इसी को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, कई तरह के उदाहरण आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे खेल का वैश्वीकरण आप देखिए, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का उदाहरण लीजिए। आप ये देखते हैं कि क्रिकेट पहले एक देश दूसरे देश के साथ क्रिकेट खेलते हैं। अब आईपीएल जैसी जब चीजें आ गई तो आप देखिए दुनिया के एक खिलाड़ी, अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलते नजर आते हैं।
तो ये क्या है, खेल का एक इंटीग्रेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ। आप देखेंगे कि कभी कभी आईपीएल का जब इनॉग्रेशन होता है या आईपीएल की समाप्ति होती है तो फंक्शन में जो विदेशी जो प्लेयर्स हैं वो भारतीय परिधान पहन के, भारतीय कपड़े पहनकर आपको दिखाई देते हैं। ये क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान है। एक देश का गीत संगीत दूसरे देशों में सुना जाता है, एक दूसरे का डांस यहां पर फॉलो किया जाता है। तो इस तरह की जो आयोजन है, इस तरह का जो आपको दिखाई देता है, एक एकीकरण जो दिखाई देता है, वो वैश्वीकरण का ही नतीजा है, वैश्वीकरण का ही क्या है, एक रिजल्ट है या परिणाम है। और वैश्वीकरण पर जब हम बात करेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगा कि बात हो जाएगी, और वो बात रहेगी किसकी, आर्थिक क्षेत्र की। तो अगर मैं सबसे पहले एक भूमिका बताऊं कि किन किन चीजों को ध्यान में वैश्वीकरण के समय रखना पड़ेगा, तो वैश्वीकरण में जो मुख्य चीजें आपके सामने दिखाई देंगी, इसमें देश, एक देश और बाकी दुनिया या बाकी दुनिया के सभी देश किन किन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगे या मिलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आर्थिक, यानी आर्थिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, आर्थिक रूप से मेलजोल करना। दूसरा सामाजिक या सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक या सांस्कृतिक। ये दो महत्वपूर्ण ऐसे भाग हैं, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पूरा ग्लोबलाइजेशन या पूरा भूमंडलीकरण जो है वो बेस्ड है। किस पर, आर्थिक पर और सामाजिक या सांस्कृतिक पर। यानी पूरी दुनिया जब आर्थिक रूप से एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है, और सामाजिक या सांस्कृतिक आदान प्रदान जब एक दूसरे से होता है, तो वो वैश्वीकरण का हिस्सा बनता है। वो मुख्य रूप से क्या बन जाता है, वैश्वीकरण का एक उदाहरण बन जाता है। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आप संगठन है जिसकी हम चर्चा भी करेंगे, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, G20 जैसे देश हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जो इस वैश्वीकरण के मुद्दे को बल दे रहे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या चीजें इसमें शामिल हैं। तो मोटे तौर पर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया है। चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया का मतलब क्या है, जो एक लिविंग फॉर्म के तौर पर काम करे, यानी जो लगातार जिसमें चेतना है जो आगे बढ़ती जा रही है, जो दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता जा रहा है। और आप देखिए आजकल का जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो निभा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो डिजिटलाइजेशन है, इस डिजिटलाइजेशन ने सबसे ज्यादा चैतन्य बना दिया है पूरे भूमंडलीकरण को या पूरे वैश्वीकरण के प्रोसेस को। क्योंकि आज आप भारत के किसी भी एक छोटे से जगह पे बैठकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को, सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, या वहां के किसी भी आर्थिक लेन देन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है ना स्टूडेंट्स, इसने सबसे ज्यादा इस चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, जो रोज चलती जा रही है, जिसका लक्ष्य व्यापार और व्यवसाय को राज्य की सीमा के बाहर तक विस्तृत करना है। बिल्कुल ठीक बात भाई। राज्य क्या है, एक जब देश की बात होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर सीमा होगी, उसकी एक नियमित दायरा होगा। जो वैश्वीकरण है उसका प्रयास ये रहता है कि इस नियमित दायरे को तोड़ा जाए और इस दायरे को तोड़कर दूसरे तक पहुंचाया जाए। यानी भारत का जो व्यापार है वो केवल भारत के अंदर ना रहे, अपितु पूरी दुनिया में जाए। आप देखते होंगे कि कई बार ऐसी योजनाएं सरकार बनाती है कि हम ऐसी फैक्ट्री बनाएंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे जो है यहाँ की चाय, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं या यहाँ के कपड़े अमेरिका में और या कनाडा में, अमेरिका में बिकते हुए नजर आए। पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पर और जोर दिया जाता है, ये वैश्वीकरण के ही कारण किया जाता है। और इसमें जो व्यापार की सीमा है वो देश के बाहर ले जाने का प्रयास किया जाता है ताकि जो ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ सके। मैं इस पर विस्तृत बात और आपको करूंगा। इसका लक्ष्य परस्पर संबंध और परस्पर निर्भर, परस्पर संबंध यानी एक दूसरे के साथ संबंध, ठीक है ना, म्यूचुअल जिसको कहते हैं कि म्यूचुअल रिलेशंस, म्यूचुअल डिपेंडेंसी आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता होगी। वैश्विक इकाई या वैश्विक ग्राम की स्थापना करना है। बताया ना मैंने, वैश्विक ग्राम यानी क्या है, ग्लोबल विलेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज का मतलब ये होगा जहां पूरी दुनिया एक जैसी दिखाई दे। और हमारे भारत में तो ये बहुत पुराने समय से इसकी बात चली आती है। भारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत की जाती है। यानी वसुधा माने होता है पूरी पृथ्वी, पूरी धरती, कुटुंब यानी परिवार, यानी पूरी दुनिया एक फैमिली है। यही कंसेप्ट ये ग्लोबल विलेज का है। ये वैश्वीकरण इस पर बहुत ज्यादा बेस्ड है। वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक समग्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इकाई में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। समग्र यानी एग्रीगेट पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाह रहा है, यानी एक राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की एक जैसी राजनीति हो, ऐसा प्रयास है।
पूरी दुनिया की एक जैसी आर्थिक नीतियां हो और पूरी दुनिया का जो सांस्कृतिक इकाई है वो एक जैसा दिखाई दे। अब देखिए, जब वैश्वीकरण का जब क्रिटिसिज्म होता है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, वैश्वीकरण का जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी जब कमियां बताते हैं, तो ये बार बार कहा जाता है कि वैश्वीकरण की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये एक रूपता बनाना चाह रहा है, होमोजेनिटी बनाना चाह रहा है कि पूरी दुनिया एक जैसी संस्कृति दिखाई दे, एक जैसी राजनीति दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की संस्कृति एक जैसा हो जाए, इस पर ज्यादा बल है, कहीं कहीं दिखाई देता है ऐसा होता हुआ। मुख्य बात यह है कि सारी संस्कृतियों को समेटे हुए एक आइडेंटिटी दिखाई दे। इसमें यह जरूर है कि कुछ छोटी संस्कृतियां या जिनका ज्यादा उभार या विकास नहीं हुआ है, उनके लोप हो जाने का खतरा रहता है कि बड़े संस्कृति के प्रभाव में, और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद इसको कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बड़ी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर छोटी संस्कृतियों का लोप हो सकता है, या उनका उतना मार्केटाइजेशन नहीं हो सकता जितना बड़ी संस्कृतियों का होता है। और भारत में तो इसका उदाहरण देखने के लिए भी मिलता है। भारत की अगर आप फिल्में देखें, संस्कृति पर अगर भारत की फिल्में देखें, गीत देखें और इसके विकास के क्रम को देखें, तो आप देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा इस पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की बात यहां होती है कि वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक समग्र राजनीतिक, यानी एग्रीगेट पॉलिटिकल सिस्टम, एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम और एग्रीगेट कल्चरल सिस्टम या कल्चरल यूनिट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास करती है। अब देखिए, विलियम क्लिंटन ने इसे प्राचीर रहित विश्व की, ठीक है ना, प्राचीर रहित विश्व की संज्ञा दी। प्राचीर यानी होता है एक तरह से किला या दीवार, तो कोई दुनिया में कोई किला ना हो, कोई दीवार ना हो, इस तरह का एक विश्व बने, इसकी संज्ञा दी थी। वैश्वीकरण शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय विख्यात अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1983 में प्रकाशित अपने एक आलेख में ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट ने सबसे पहले क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स इस तरह की बात की और ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जैसी चीज सामने निकल कर आई। तो ये भूमिका आपको समझ में आई होगी, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, वैश्वीकरण का आशय है कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचार का स्वतंत्र प्रवाह, ठीक, यानी बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश में पहुंचे। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये विचार भी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को लगता है कि वैश्वीकरण का मतलब केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, केवल व्यापार की बात की जा रही है, केवल आर्थिक तौर पर आदान प्रदान की बात की जा रही है। ऐसा है नहीं, है ये कि इसमें वस्तु, सेवाएं, पूंजी मीन्स द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड द आइडियोलॉजीज, ठीक है, इन सभी का क्या होगा, इन सभी का स्वतंत्र प्रभाव यानी फ्री क्या होगा, एक दूसरे से आना जाना, इनका जो आदान प्रदान है वो रहेगा, और बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना, ठीक है ना, जिसको हम बार बार जिसकी चर्चा होती है फ्री ट्रेड। ये जो एक बात होती है फ्री ट्रेड की, जो बात होती है ये यही होती है। मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई रोक टोक ना हो, व्यापार में कोई ट्रेड एंड टैरिफ्स ना लगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं ना प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद ना हो कि नहीं हम आपको अपने देश में नहीं आने देंगे व्यापार करने के लिए, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने ऐसा करता हुआ दिखाई दिया और उसका कारण भी था। तो वैश्वीकरण जब बात आएगी तो उसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह होगा। अब देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य 4 घटक तत्व हैं। क्या क्या मुख्य 4 बातें हैं? विभिन्न देशों के, इसे एक समराइज कर सकते हैं आप, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह, अर्थात विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के अपने उत्पाद बेच सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, आपने बार बार सुना होगा MNC, जिसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। ये क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जिसको कहते हैं। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितने आप बीपीओस, केपीओस देखते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का ही एक नतीजा है। बिजनेस आउटसोर्सिंग जो शब्द आया सबसे पहले, आउटसोर्सिंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वैश्वीकरण से, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग में क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई कॉल सेंटर चलाना है, लेकिन वहां पर लेबर बहुत महंगा है, लेकिन भारत में वही लेबर या वही काम करने वाला, कॉल सेंटर फोन में उठाने वाला हो सकता है 20,000 रुपए महीने पर तैयार हो काम करने को। अमेरिका में वो $20,000 मांग रहा होगा। तो अमेरिका क्या करेगा कि वहां की कंपनी क्या करेगी, यहां के लोगों को वो काम सौंप देगी कि ठीक है, हमारे कंपनी के लिए जो कॉल सेंटर अमेरिका में चलना चाहिए वो आप चलाइए, ठीक है। और इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, क्योंकि सस्ते में होगा। और इसमें एक बार फिर सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो टेलीकम्युनिकेशन का होगा, वो टेक्नोलॉजी या तकनीक का होगा, वो डिजिटलाइजेशन का होगा।
तो ये जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रभाव, विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के आए, और इसी तरह इसका उल्टा वाइस एंड वर्सा, भारतीय कंपनियां भी विदेशी बाजार में जा सकें, उत्पाद बेच सकें और भारतीय कंपनियां विदेश में, ये एक महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रों के बीच सेवाओं तथा व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपने यूरोपियन यूनियन वाला ध्यान दिया होगा तो यूरोपियन यूनियन में क्या है भाई, कोई भी एक दूसरे के देशों में लेकर आ सकता है, सामान जा सकता है और लोगों के आने जाने पर भी कोई रोक नहीं है। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित है और वो शब्द है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल, ये शब्द बड़ा प्रचलित है। ये वैश्वीकरण का ही एक रूप कह सकते हैं आप। होता क्या है कि जब एक देश का नागरिक दूसरे देश में पासपोर्ट, अच्छा कहीं कहीं तो पासपोर्ट फ्री एरिया भी रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पासपोर्ट फ्री एंट्री भी है, पासपोर्ट फ्री एंट्री। जैसे एग्जांपल इंडिया नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में अगर आपको कहीं जाना है, कभी नेपाल जाने का मन हुआ, घूमने का मन हुआ, तो बस टहलते टहलते बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, आपको कोई बहुत ज्यादा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। और बाकी देश ऐसे होते हैं जहां पासपोर्ट की जरूरत है, तो अब जिन देशों के साथ संबंध अच्छा या कोई खतरे की बात नहीं है, तो बिना वीजा लिए भी आप पहुंच सकते हैं और वहां वीजा आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये सब जो आवागमन जो फ्री हो रहा है, आवागमन जो आसान हो रहा है, इसको स्वतंत्र आवागमन के भाषा में आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है, वैश्वीकरण का एक हिस्सा होता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह यानी एक देश पैसा अपना दूसरे देश में लगाएगा, दूसरा देश यहां लगाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आजकल बहुत यूज हो रहा है, और वो टर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है जी। इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। ये जो एफडीआई है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पूंजी का आदान प्रदान है, यानी एक देश जो है वो दूसरे देश में जाकर अपनी पूंजी लगा सकता है, कंपनियों में लगा सकता है। एक एफआईआई भी होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन में शेयर मार्केट्स में पैसा जब लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, एफआईआई, ये सब क्या है, ये पूंजी का आदान प्रदान वाले कंडीशन है, यानी विभिन्न देशों में के बीच पूंजी का प्रवाह, अर्थात एक देश के पूंजीपति दूसरे देशों में पूंजी का निवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूंजी का निवेश कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक देश दूसरे देश के बीच, इसके जो पूंजीपति हैं वो दूसरे देश में पूंजी का निवेश कर सकते हैं। विचारों और संस्कृति का प्रवाह, सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल तौर पर भी और कल्चरल तौर पर भी इन वैश्वीकरण में इन चीजों का आदान प्रदान होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण। तो ये चार घटक अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैश्वीकरण का कुल मतलब यही है कि भाई वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो, पूंजी का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, और लोगों के आने जाने पर भी स्वतंत्र आवागमन की स्थिति बन जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगर आप कारण देखें कि भाई वैश्वीकरण के मुख्य कारण क्या है, या किन कारणों से वैश्वीकरण बढ़ता चला जा रहा है या आसान होता चला जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले आएगा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इट इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, उस तरह से वैश्वीकरण का विकास होगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कॉल सेंटर्स का, कि भाई आज अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौर में भी वर्क फ्रॉम होम की जो स्थिति चल रही, तो क्या है, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो पूरी दुनिया के लोग कहीं भी बैठ के कहीं भी काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो अमेरिका की कोई कंपनी भारत में चल सकती है, भारत के किसी छोटे से मोहल्ले में चल सकती है, ठीक है, या भारत की कोई भी जो पूंजी निवेश संबंधित चीजें हैं वो घर बैठे आप कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी का जो विकास है, ये टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो विकास आया, इसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत आसान बनाया। लाइव टेलीकास्ट आप अमेरिका में हो रहा है किसी चीज का, यहां देख सकते हैं। तो इससे क्या, कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। तो ये प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, इसने वैश्वीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उदारीकरण तथा निजीकरण बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भारत के संदर्भ में तो और महत्वपूर्ण बात है। भाई भारत में क्या हुआ, 1990 के आसपास हमने अपनाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, और इसमें बेसिकली हमने क्या किया, तीन तरह की चीजें की, और वो क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पर और चर्चा करेंगे बाद में। तो उदारीकरण को कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी जो चीजें आपने बहुत कस के पकड़ रखी हैं, जिन चीजों पे आपने कठोर नियम बना रखे हैं,
आयात और निर्यात को आपने बिल्कुल दबा के रखा है, आपने बहुत टैक्सेस से उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको फ्री करना, उन नीतियों को थोड़ा फ्री हैंड देना, यह उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या कहलाता है कि आप ये नीति बना के रखे हुए हैं कि केवल सरकार ही किसी कंपनी को चला सकती है, सरकारी कंपनियों को ही अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे उद्यम चला सकते हैं, या जो संपत्ति रहेगी वो सरकार के ही हाथ में रहेगी। उस चीज को हटा के प्राइवेट हाथ में भी देना, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कई बार कहा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन इज रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये निजीकरण और उदारीकरण, ये जो नीति है, इससे क्या बनता है? वैश्वीकरण होता है। कैसे होता है? जैसे अगर आपने मान लीजिए पहले नियम बना रखा था कि लिबरलाइजेशन नहीं होगा, कोई बाहर की कंपनी यहां नहीं आएगी, तो नहीं आती थी। जब आपने निजी उदारीकरण कर दिया तो आपने बाहर के लोगों को आना अलाउ किया, खुले बाजार की नीति या खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी की, तो बाहर की कंपनी आएंगी, आप बाहर जाएंगे, तो उससे वैश्वीकरण बढ़ेगा। निजीकरण जब आप प्राइवेट करेंगे संपत्तियों को, या प्राइवेट लोगों को भी अलाउ करेंगे, तो बाहर के भी जो पूंजीपति है वो यहां आके निवेश करेंगे। तो उदारीकरण और निजीकरण ने भी वैश्वीकरण को प्रमुखता दी। उत्पादन का वैश्वीकरण, जाहिर सी बात है, जो भी प्रोडक्शन करना है वो पूरे विश्व के साथ मिलकर करना है, विश्व की जरूरत को देखते हुए करना है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर किसी भारतीय चीज की डिमांड अमेरिका में हो रही होगी तो भारत में उस चीज का उत्पादन तेज किया जाएगा, तो इससे वैश्वीकरण उत्पादन का भी हो रहा है। केवल घरेलू जरूरतों की नहीं बल्कि बाहरी जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो ये वैश्वीकरण कहलाएगा। और राज्यों का आपसी जुड़ाव, राज्य यानी जो कंट्रीज हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, तो इनका आपसी जुड़ाव जो होगा, जब एक देश दूसरे देशों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, कई फोरम पर डायलॉग्स होंगे, नए नए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे वैश्वीकरण को बल मिलेगा। और देखिए पिछले 10-20 साल को ही अगर आप देखें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स जैसी संस्थाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी चीजें, यानी कई तरह के ऐसे मंच बने हैं और पहले से भी चले आ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र संघ तो है ही, इसके अलावा आसियान, यूरोपीय संघ, G20, G7, इस तरह के बहुत संगठन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जो वैश्वीकरण को और पूरे कई राष्ट्रों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी क्वाड एक बहुत नया चला हुआ है जिसमें 4 महत्वपूर्ण देश एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एक देशों को दूसरे देशों से जोड़ने का काम कर रही हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाती है वैश्वीकरण का। प्रौद्योगिकी का विकास यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, उदारीकरण या निजीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उत्पादन का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड राज्यों का आपसी जुड़ाव इन द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशंस विद ईच अदर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए आती है कि वैश्वीकरण का राजनीतिक सांस्कृतिक क्या प्रभाव है, ठीक है ना। यानी आर्थिक तौर पर इसका क्या प्रभाव है, राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव है और सांस्कृतिक तौर पर क्या प्रभाव है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप केवल आर्थिक आयाम की बात करना चाहें तो पूरे विश्व को अगर आप अर्थव्यवस्था लेकर चलें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्वीकरण ने एक लाभ तो दिया है, क्योंकि वैश्वीकरण ने जो मांग और पूर्ति की व्यवस्था है, देखिए अर्थव्यवस्था किस पर चलती है? अर्थव्यवस्था सीधे सीधे मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलती है, खास करके पूंजीवादी या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तो कितनी मांग होनी चाहिए, कितनी पूर्ति होगी, सब सरकार तय करती है। लेकिन हमें पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद तो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का लगभग विलोपन हो गया, और जो साम्यवादी विचारधारा लेकर चलती है वो जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था भी साम्यवादी लेकर चलें। It is never tantamount that a socialist nation will have a socialist economy. They may have the mixed economy. और उदाहरण चाइना। तो इसलिए एक तरह से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में घूमने लगी हैं, और वो व्यवस्था मांग और पूर्ति पर आधारित है। तो पूरी दुनिया के मांग को इकट्ठा करना और पूरी दुनिया के मांग के लिए पूर्ति करना, इस व्यवस्था को वैश्वीकरण ने बहुत बखूबी निभाया है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है जहां पर लेबर की डिमांड नहीं है लेकिन पूर्ति लेबर की वहां बहुत ज्यादा है, भारत के जैसे देश, तो उस लेबर की पूर्ति के लिए डिमांड कहां से हो सकती है? अमेरिका से हो सकती है कि ठीक है आपके यहाँ नौकरी नहीं है तो ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी के लिए लोग चाहिए, हमको कारीगर चाहिए, हमको स्किल काम करने वाले लोग चाहिए, तो यहां से वो लेबर वहां जा सकता है। अब जरा आप गौर करिए कि अगर वैश्वीकरण ना हो और एक देश दूसरे देश से ना मिले तो हो सकता है कि भारत में 1 लाख बहुत ट्रेंड इंजीनियर्स हो पर वो काम ना कर रहे हो, बैठे हो सकता है कि बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जानने वाले, हो सकता है आर्किटेक्ट हो सकता है मैसॉन्स हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि काम ही नहीं है, कहीं डिमांड नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल, ऐसा कंडीशन अगर आ जाए तो यह समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में इस सप्लाई को के लिए डिमांड किसी भी देश से आ सकता है, या मान लीजिए यहां पर डिमांड है किसी चीज की और सप्लाई पूर्ति नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तेजी से भारत में जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स, जैसे डेटा केबल्स, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो भारत को चाहिए प्रोडक्ट गुड्स में यहाँ पे,
लेकिन अगर इतना डबल यहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहां से वो पूरी होंगी, तो महंगी होंगी चीजें। तो चीन जैसे देशों से कितना आयात बढ़ा, ठीक है, हमको उसके सब्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। और चीन ऐसा देश जहां पर ज्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड चाहिए, तो भारत से डिमांड मिल गई। तो ग्लोबल विलेज बनाने का जो वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि मांग और पूर्ति का संतुलन बनाने में वैश्वीकरण ने एक भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आप देखिए कि वैश्वीकरण के युग में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका प्रवाह है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली ट्रेड हो रही हैं। विदेशी कंपनियां बिना किसी अवरोध के अपना सामान सेवाएं दूसरे देश में बेच रही हैं। तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो एक देश से दूसरे देश में सामान को बेच रही हैं। वैश्वीकरण के कारण दूसरे देश में पूंजी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश में जाकर पैसा निवेश कर सकता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को मिला के कहा जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये जो तीन आप देख रहे हैं ना, ये धुरंधर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये दुनिया में वैश्वीकरण के सबसे प्रमुख, ये कह सकते हैं ठेकेदार हैं। ये तीनों संस्थाएं वैश्वीकरण को लागू करने का कार्य कर रही हैं, ठीक है, करती भी हैं। तो वैश्वीकरण का अगर आर्थिक आप आयाम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे दुनिया में इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक है। इस तरह जब अन्य भी आप प्रभाव और आयामों को देखेंगे तो उसमें जो वैश्वीकरण है उसके अलग अलग आयाम आपको दिखाई देंगे। ऐसा भी है कि कुछ इसकी समस्याएं भी रही आर्थिक तौर पर। कई ऐसे देश हैं जहां पर, या कई ऐसे दुनिया के देश हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनके संसाधनों का दुरुपयोग हो गया और वहां गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती चली गई। ये एक डिबेट का मुद्दा बना रहता है। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर आप इसके आयाम या प्रभाव देखें तो ये आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें दिखाई देती हैं कि वस्तुओं सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हुआ, विदेशी कंपनियां बिना किसी अवरोध के सामान और सेवाएं दूसरे देशों में बेच रही हैं, पूंजी निवेश यानी एक दूसरे में FDI हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव या आयाम, विद्वानों का मानना है कि यदि वैश्वीकरण का सफर इसी प्रकार चलता रहा तो राज्य की भूमिका एक समन्वयक की रह जाएगी। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राज्य जो होगा वो एक फैसिलिटेटर बन के रह जाएगा। फैसिलिटेटर यानी केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला रह जाएगा, राज्य बहुत हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब वैश्वीकरण का विरोध होता है या वैश्वीकरण के जब विपक्ष में बात की जाती है तो एक बात ये की जाती है कि ये एक रूपता लाना चाह रहा है पूरी दुनिया में, बाकी संस्कृति को छुपाना चाह रहा है। एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि जो वैश्वीकरण है इसने संप्रभुता को हानि पहुंचाई, यानी जो कंट्रीज की सोवर्निटी है। सोवर्निटी क्या होती है? अपने आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता, या अपने लिए निर्णय लेने के लिए जो उनके पास अधिकार है। ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण के कारण इतने एग्रीमेंट बन जा रहे हैं, इतने नियम कानून बन जा रहे हैं कि एक देश चाहकर भी कुछ नियम लगा नहीं पा रहा है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। जो विश्व व्यापार संगठन की बात हम कर रहे थे, WTO। अब WTO में क्या है, सारे देश जुड़े हुए हैं और ये क्या करता है, ये लगभग 170 से अधिक 170 देशों के आसपास का संगठन है। और ये क्या करता है कि पूरे दुनिया में मुक्त व्यापार और फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके उसकी बात करता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, कई देशों को ये अपने यहां मिल रही सब्सिडी को लगाने से रोकता है। भारत उसका एक भुक्तभोगी है। भारत में क्या होता है, भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कुछ सब्सिडी देना चाह रहा है, तो ये बार बार टांग अड़ाता है कि नहीं आप इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, ये सब्सिडी देंगे चीजें सस्ती हो जाएंगी, फिर वो जो फ्री ट्रेड वाला कंसेप्ट है वो आपका खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो एक हम फ्री या फेयर ट्रेड वाला है, यानी कि सही तरीके से व्यापार करने की जो नीति है उसमें आप दिक्कत होगी। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि चाहकर भी एक देश वैश्वीकरण के नियमों में इस तरह बंध जा रहा है कि अपने आंतरिक मामलों में भी समझौता करना पड़ रहा है। यानी कि जो राज्य है उसकी भूमिका एक समन्वयक की रह जा रही है, कोऑर्डिनेटर की रह जा रही है, बहुत ज्यादा वो कंट्रोल या रेगुलेटर की भूमिका नहीं रह जा रही है। राज्य क्या चाह रहा है, वो अपने यहां रेगुलेटर रहे पर वो समन्वयक हो जा रहा है। वैश्वीकरण के समर्थक विश्व सरकार बनाने की कल्पना करते हैं। जाहिर सी बात है, जो वैश्वीकरण को फेवर में वो कहते हैं कि भाई एक ग्लोबल जो है गवर्नमेंट बने जो पूरी दुनिया पर राज करे, ताकि सरकारों के बीच के संबंधों और वैश्वीकरण के कारण आवश्यक हुए नए अधिकारों को विनियमित किया जा सके। ताकि उनका ये मानना है कि अगर विश्व सरकार रहेगी तो पूरी दुनिया के लिए जो जरूरी अधिकार हैं वो बना दिए जाएंगे और उस हिसाब से दुनिया चलेगी। बहुत लोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको दुनिया की सरकार जैसा मान के भी चलते हैं।
और इस तरह की संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब कि दुनिया भर के जो केसेस होते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो दाव पेच लगता है, उसमें कोई केस अगर अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो वहां लड़े जाते हैं और उसका ट्रिब्यूनल माना जाता है। तो इस तरह की संस्थाएं दुनिया भर में काम भी कर रही हैं, जो विश्व भर की एक पंचायत के रूप में काम करती है। भाई यूएनओ क्या है? यूएनओ आप इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो है एक ग्लोबल पंचायत कह सकते हैं आप इसको। और इसमें कुछ ऐसे प्रमुख अंग हैं जो पूरी दुनिया में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अगर हम देखें सांस्कृतिक प्रभाव, अगर देखें वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव और आयाम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कई कल्चरल इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया कि एक देश की संस्कृति, एक देश का के जो विचार हैं, जो खान पान है, जो पहनने ओढ़ने का तरीका है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो दूसरे देश को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। आप देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भारतीय वेशभूषा अगर आप देखिए तो पश्चिमी होती जा रही है, पश्चिम के लोग भी भारतीय वेशभूषा को अपना रहे हैं। तो इस तरह के सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण ने पश्चिमी पूंजीवादी आदर्शों और उपभोक्तावादी को बढ़ावा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। उपभोक्तावादी मतलब क्या है? उपभोक्तावादी का मतलब ये हो गया कि भैया जो कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं, यानी जो कंज्यूमर मांगेगा वो देना पड़ेगा। जो जरूरी चीज हो या ना हो, कंज्यूमर अगर उसको डिमांड करने लगा तो वही चीजें बनेंगी, जरूरत की चीज हो या ना हो। तो वैश्वीकरण से पश्चिमी पूंजीवाद आदर्श, यानी जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है, उसके जो आइडियल्स हैं, ये इधर के देश में बढ़ने लगे हैं, उठने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्वीकरण ने पश्चिम के सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ा दिया है, जिसे हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या? साम्राज्यवाद का मतलब क्या है भाई? अपना साम्राज्य दूसरों पर ले जाना, फिर धीरे धीरे गुलाम बना लेना, जो उपनिवेशवाद में बदल जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम के सांस्कृतिक चीजें हमारे यहां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमारे यहां सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ गया है, या हम अपनी संस्कृति भूल के दूसरे संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो ये इसमें दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यानी इंटरनेशनल टूरिज्म और यात्रा के मामले में बहुत बढ़ गए। ये जो यात्रा है, टूरिज्म है, इसको हमको और अच्छे से चर्चा बल्कि करनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन में टूरिज्म का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, रोल है। यानी जो टूरिज्म हो रही है और जो यात्राएं होती हैं एक देश से दूसरे देशों में, और ये एक टूरिज्म इकोनॉमी भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर चला रहे हैं। जैसे एग्जांपल मालदीव आप ले लीजिए। मालदीव के पास पानी भी नहीं है ठीक से पीने के लिए, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसका टूरिस्ट, जो उनका एक तरह से जो जगह है जो उनको मिली हुई है प्राकृतिक रूप से, वो बहुत अच्छी है। तो ये एस्थेटिक रूप से उनको मिला हुआ है। तो टूरिज्म भी बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में पर्यटन बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने विश्व संस्कृति को उपभोक्ता क्रांति से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर गुड्स में चेंज कर दिया है। आप देखिए ना कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो चीजें हैं, क्या वो कोई बहुत आवश्यक वस्तुएं थी आज से कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब वो एसेंशियल वस्तुएं जैसी प्रस्तुत होती हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या एक देश से दूसरे देश में काम करने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने बाजारवाद को, उपभोक्तावाद को बहुत तेजी से विकसित किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क आते हैं, कौन से आर्गुमेंट्स इनके फेवर में दिखाई पड़ते हैं, कौन से आर्गुमेंट इनके अगेंस्ट में दिखाई देते हैं। तो अगर फेवर की बात करें तो इससे उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ होता है। वे अपेक्षाकृत कम मूल्य में वो अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जब आपके पास डिमांड सप्लाई पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की डिमांड हो रही है और वो मिले ही ना, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब अगर मान लीजिए कि अगर पूरे दुनिया भर से चीजें यहां पर आ रही हैं तो वो तो कम मिलेंगी। आप देखिए कि मोबाइल का एक ऐसा दौर आया जब एक छोटा सा मोबाइल 10, 20 हजार, 30 हजार रुपए तक मिलता था। आज वो मोबाइल 600, 800, 1000 रुपए मिल रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाहर से जब चीजें आके बम्बार्डिंग होने लगी, यहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें भरने लगी, दुनिया भर की सस्ती चीजें आने लगी, तो उपभोक्ता को तो लाभ होगा ही। तो वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कई विकल्प मिलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर को ही लाभ देता है। उपभोक्ताओं को चयन करने का अवसर मिलता है, जाहिर सी बात है, दे कैन चूज। ठीक है ना, क्योंकि सामान्यतया एक ही प्रकार का उत्पादन देसी और विदेशी दोनों कंपनियां करती हैं, इसमें ठीक बात है। आप देखिए कि भले ही विदेशी कंपनी हो, लेकिन जब भारत में उत्पादन करेगी तो दिखाएगी कि हम ये जड़ी बूटी डाल रहे हैं, ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा करके, यानी जो यहाँ की संस्कृति को मैच करे, यहाँ की जरूरतों को मैच करे, तो एक जैसा उत्पादन। अच्छा, और जो यहाँ बनी हुई कंपनी है, जो इसी देश की कंपनी है, वो अगर जड़ी बूटी डाल के भी बना रही है तो उसके लिए कंपटीशन बन गया। तो ये एक जैसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी यहाँ के जैसे चीजों का उत्पादन करती हैं, तो अवसर मिल जाता है चयन करने का उपभोक्ताओं को।
निर्माताओं के लिए भी मुक्त व्यापार का लाभकारी होता है। तो ये तो कंज्यूमर के हिस्से से बात हो गई पक्ष में कि कंज्यूमर फायदे में है, और जो उत्पादक है, जो निर्माता है, उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उसको एक बाजार मिल रहा है, उसको मुक्त व्यापार के कारण उन्हें एक बड़ा निर्यात बाजार उपलब्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ उत्पादन करते हैं, अगर उनको बाजार चाहिए तो वो बाहर विदेश भेजते हैं। अगर विदेश में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए तो यहाँ के काफी लोगों को उससे दिक्कत हो जाएगी, वो कहाँ बेचेंगे अपना माल, या बाहर के लोग जो बना रहे हैं वो इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो कहाँ बेचेंगे। तो ये गिव एंड मतलब फायदे में है उपभोक्ता भी और उत्पादक भी। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। ठीक बात है कि पहले अगर कंपटीशन नहीं रहेगा या कोई उसमें निवेश करने वाला नहीं रहता था तो संसाधन होते हुए भी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता था। लेकिन अगर वैश्वीकरण के कारण कई सारी जैसे मान लीजिए एक संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स भी। ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, आप ज्योग्राफी में, भूगोल में भी इसको पढ़ेंगे, यानी मानव संसाधन। तो मानव संसाधन मान लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कोई बाहर की कंपनी आई, उसने एक बहुत एमएनसी बना दी, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी, कॉल सेंटर ही खोल दिया मान लीजिए, और 1000 लोगों को उसमें लगा दिया, तो ठीक से इनका इस्तेमाल हो रहा है, इससे आर्थिक क्रिया होगी। आर्थिक क्रिया होगी तो लोग पैसा कमाएंगे, तो फिर डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए अगर जो आर्थिक संसाधन देश में है उनका कुशल उपयोग होगा, खनिजों का, चीजों का, और देश की प्रक्रिया विकास की तेज होगी। अब देखिए बहुत सारे मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे जैसे बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि दूसरे देशों से मिलकर बनाया जाए, मेट्रो जो भारत में चलती है, कई सारे जापान के साथ समझौता करके चलाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया भर के कंपनीज मिलकर बनाती हैं। वैश्वीकरण से देश को विदेशी विनियोग प्राप्त होता है, विदेशी विनियोग फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहां से आप कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर की करेंसी मिलेगी आपको, और जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, भारत इतना बड़ा देश है, पेट्रोल डीजल है नहीं, बाहर से मंगाना है तो उसको डॉलर चाहिए, तो डॉलर कैसे मिलेगा? जब तक आप बाहर कोई चीज निर्यात नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है कि हमको दोनों देशों के साथ गिव एंड टेक की क्या मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है, या एक चांस मिलता है कि उत्पादक और, या जिसको कह सकते हैं कि निर्माता और उपभोक्ता दोनों लाभ में है। ये है इसके फेवर के आर्गुमेंट्स, ये वैश्वीकरण के पक्ष में ये बातें कही जाती हैं। और क्या कही जाती हैं? मुक्त व्यापार से राष्ट्रों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह मुमकिन हो जाता है कि वे विशिष्टीकरण की दिशा में जाएं और बेहतर मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वस्तुओं को पैदा करें। बिल्कुल ठीक बात। यानी कि एक होता है ना नॉर्मल गुड्स, अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है सामान्य वस्तुएं, एक होता है घटिया वस्तुएं। तो जब अर्थव्यवस्था खुली हुई रहती है, जब कई कंपनियां एक साथ काम कर रही होती हैं, तो बढ़िया वस्तुएं, गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं ताकि लोगों को चूज करने का मौका मिले। उद्योगों तथा उत्पादों में प्रतियोगिता, वस्तुओं की किस्म में सुधार। जब भारत ने निजीकरण अपनाया था, उदारीकरण अपनाया, तो उस समय भारत के ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी जो सरकारी कंपनियां थी, घाटे में थी, क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं थी। जैसे ही हमने वैश्वीकरण अपनाया, कंपटीशन बढ़ा, तो जो बाकी बच गई पीएसयूज थी वो ठीक काम करने लगी और दूसरी कंपनियां भी ठीक काम करने लगी। तो प्रतियोगिता जब आती है तो जो उससे निकलने वाला प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होता है। अर्थशास्त्र में बाजार के कई भाग होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक होती है एकाधिकार बाजार। तो जब तक आप प्रतियोगिता नहीं करेंगे तब तक मोनोपोली रहेगी, एकाधिकार रहेगा, फिर उससे बनने वाली चीज खराब भी हो तो भी लोगों को खरीदनी पड़ेगी। लेकिन प्रतियोगिता होते ही उत्पादन के गुण, गुणवत्ता, हर चीज में वृद्धि हो जाती है। वैश्वीकरण से राष्ट्रीय उद्योगों की विदेश संबद्धता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। भाई जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो ट्रेड तो बढ़ेगा ही पूरी दुनिया भर में। वैश्वीकरण से पूंजी का निर्बाध संचरण होता है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, एफडीआई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और भारत आजकल काफी बड़ा रिसिपिएंट है एफडीआई का। तो यह घरेलू संसाधनों के साथ मिलकर विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करा देता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ भारत सरकार के पास इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, भारत सरकार चाहता है कि यहाँ मेट्रो रेल का कारखाना बन जाए बहुत बड़ा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो अगर बाहर से एफडीआई आ गई तो इस आर्थिक संसाधन का और जो लेबर है उनको काम करने का मौका मिलेगा और इससे एक बेहतर उत्पादन की प्रक्रिया बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा संभव हो जाती हैं? अगर आपके पास वैश्वीकरण है। अब देखिए कुछ इसके विपक्ष में भी तर्क है। तो अब विपक्ष में क्या क्या तर्क है? इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलने का मतलब, पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलने का मतलब यह है कि राज्य की भूमिका कम होती जाएगी, राज्य मूक दर्शक बना रहेगा, और जो गरीब है, जो ऐसे देखो होता क्या है, पूंजीवाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर फिट हैं तो जी लीजिए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। फिट का मतलब केवल हेल्दी से नहीं, आपके पास पैसा है, डिमांड करने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, टैलेंट है, स्किल है, आप फाइट कर सकते हैं तो रहिए। ये पूंजीवाद का सबसे प्रमुख बात है। लेकिन जो समाजवाद या साम्यवाद है वो किस पे काम करता है? वो वेलफेयर पे काम करता है।
वेलफेयर कंसेप्ट, ठीक है ना। यानी वो क्या करेगा, आपका किस तरह से वेलफेयर होता रहे, आपका किस तरह से विकास होता रहे। अगर आप कमजोर भी हैं तो हाथ पकड़ के सरकार आगे बढ़ाएगी, आपकी जिम्मेदारी लेगी, आपका ठेका लेगी सरकार। इस तरह का समाजवाद में चलता है। तो लेकिन वैश्वीकरण में तो यह संभव नहीं है। तो यह माना जाता है कि पूंजीवाद को जब प्रोत्साहन मिलता है तो पूंजीवाद के समस्त दोष इसके पाए जाते हैं। समस्त दोष क्या है कि जो कमजोर होगा, जो नहीं कॉम्पिटिट कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसमें पूंजीगत तथा आधारभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तु आधारित उद्योगों की अधिक महत्व दिया जाता है। यह माना जाता है कि जब ये वैश्वीकरण या पूंजीवाद आएगा तो जो आधारभूत चीजें हैं, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी चीजें हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, उस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देकर उपभोक्ता वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि मार्केट में किस चीज की मांग चल रही है, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब, या मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियां, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। अभी मैंने बताया, जो फिट नहीं हो पीछे रह जाएगा। और ये देखने को मिला भी कि आर्थिक असमानता जो है, यानी गरीब और अमीर का जो खाई है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था कि भारत में लगभग 1 से 1.5% लोगों के हाथ में लगभग 70% का पूरा वेल्थ है। तो ये आर्थिक असमानता देखने के लिए मिल रही है। वैश्वीकरण में देसी और विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतियोगिता होती है, इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की अवहेलना होती है। अब देखिए, ये एक समाजवादी विचार है, ठीक है ना, कि भाई जो हमारे अपने इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं उनको हम प्रतियोगिता के लिए छोड़ दे रहे हैं विदेशी कंपनियों के सामने, और जो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्राथमिकता दें अपनी कंपनियों या अपने चीजों को, वो हम नहीं दे पाते हैं। अब WTO है, WTO बोले कि भाई आप फ्री एंड फेयर ट्रेड करिए, अपने यहां को ज्यादा फायदा क्यों दे रहे हैं, बाहरों को भी बराबरी दीजिए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। वैश्वीकरण में अल्प विकसित यहां होगा, ठीक है ना। वैश्वीकरण में जो अल्प विकसित और विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश ज्यादा लाभान्वित होते हैं। ये माना गया है, ये बहुत बार कहा जाता है कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने अपनी बाजार की नीतियां, अपनी पूंजीवादी नीतियां छोटे छोटे विकासशील देशों पर थोप दिया। उन विकासशील देशों में एक बहुत बड़ा बाजार था, उस बाजार में अपनी चीजें लाते गए और उनको उसका आदी बना दिया, और अब अपनी चीजों से लिए वो व्यापार से ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। कुछ हद तक ये चीज दिखाई भी पड़ती है, ठीक भी मालूम होती है कि जो अल्प विकसित है, छोटे विकसित देश थे या विकासशील देश हैं, उनकी तुलना में विकसित देशों को ज्यादा फायदा हुआ है। अल्प विकसित और विकासशील देश तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई बड़ी अच्छी चीज लाकर वो मार्केट में आपके दे देंगे, अब वो आप उसका टेक्निक तो आपको पता है नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विकसित देशों पर निर्भर हो जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देता है डिफेंस का, रक्षा। डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में जो इतने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस जैसे जो ये बड़े बड़े देश हैं, ये क्या करते हैं, एक बहुत उच्च क्वालिटी का और नई तकनीक का हवाई जहाज, फाइटर जेट, ये सब बना लेंगे, उसको पूरी दुनिया में दिखाएंगे, घुमाएंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे देश होंगे उनको भी लगेगा हमारे पास भी होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश F-16 खरीदने लगता है। तो हम भी देखिए फ्रांस से लेकर राफेल आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो तकनीक है, ये नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हमें निर्भर हो जाना पड़ता है। आज भी देखिए जितने आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, विंडोज चला रहे हैं, जो कंप्यूटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कहां से ले रहे हैं, सब बाहर से हम ले रहे हैं, सब हम उस पर आधारित हो गए हैं। तो वैश्वीकरण से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, वैश्वीकरण से तकनीक में सुधार हुआ है, वैश्वीकरण से संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन निर्भरता भी बढ़ी है। हालांकि इसका काट ये कहा जाता है कि भाई वैश्वीकरण का मतलब ही आत्मनिर्भरता, सहयोग, लेकिन क्या सह अस्तित्व में सबका फायदा हो रहा है या किसी एक का फायदा हो रहा है, यह हमेशा एक डिबेट का मुद्दा बना रहता है जो वैश्वीकरण से संबंधित है। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आखिरी भाग इस पाठ का है वो है भारत और वैश्वीकरण। अब देखिए, भारत के वैश्वीकरण को समझाने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। देखिए, भारत जो है, इसकी यात्रा पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। अगर 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक बात, और यहां से हम 1951 से पहले हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं भी शामिल कर ली। पंचवर्षीय योजना हम लेकर चलने लगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने सुनने के लिए अपना लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें हमने क्या किया, और हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए, औद्योगिक नीति, जिसमें हमने क्या किया, लगभग उद्यमों को, इंडस्ट्रीज को 2-3 भागों में बांट दिया। एक केवल सरकार के लिए, एक में सरकार और निजी लोग सहायता से, और एक केवल निजी के लिए, लेकिन निजी के हाथों में बहुत कम इंडस्ट्रीज दी गई। अब हुआ यह कि 1950 हम जब आजाद हुए तो हमने एक नीति अपनाई, और वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी आयात वैकल्पिक नीति।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये पॉलिसी हमने क्यों अपनाई? हमको ये लग रहा था कि अभी हम आजाद हुए हैं, हमने पहले अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को अपने यहां व्यापार करने की छूट दी थी, इसीलिए वो हम पर हावी होकर हमें गुलाब बना लिया। इसलिए अब हम कहीं बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, मंगाएंगे भी तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें बेसिकली क्या किया, हमने टेरिफ और कोटा, टेरिफ और कोटा दो चीजें लगाई। टेरिफ यानी जो मंगाते थे उस पर टैक्स लगाते थे, और कोटा यानी हमने एक मात्रा फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा हम मात्रा में कोई चीज नहीं आने देंगे, ताकि किसी विदेशी अर्थव्यवस्था का या विदेशी शक्तियों का हमारे ऊपर क्या हो, कोई बहुत बड़ा अधिकार ना बने। यह कहानी शुरू की हमने आजादी के बाद। ठीक है जी। अब जब यह कहानी शुरू की तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक तरह से क्लोज इकोनॉमी की काम कर रहा था। ठीक है ना, हम बंद अर्थव्यवस्था के तौर पे काम कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें, मतलब आप अगर व्यवहारिक रूप से देखते तो लगता कि हाँ, हमने कुछ ऐसी नीति अपनाई है कि हम पूरे दुनिया से बहुत ज्यादा व्यापार करने के मूड में है नहीं। और उसी समय शीत युद्ध भी चल रहा था और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की लड़ाई चल रही थी, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी चीज निकाल कर ले आए हम। उसके बाद हुआ ये कि लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही, कुछ अचीव हुई, कुछ में घाटा भी हुआ। अब पूरे देश में जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज थी, जो पब्लिक सेक्टर, कुछ हमने पीएसयूज बनाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां थी। अब इसको किसी विदेशी कंपनी से कोई प्रतियोगिता तो थी नहीं भारत में, तब उस गुणवत्ता से ना तो वो कंपनियां चल पाई, ना उस गुणवत्ता से उनकी जो चीजें प्रोडक्शन हो रहा था वो भी चल पाई, बहुत सारी समस्याएं होने लगी। यहां देश में गरीबी थी, खाद्य संकट था। उसके बाद हमने 1962 में लड़ाई लड़ी, 75 में लड़ाई लड़ी, कई सारी लड़ाइयां भी हुई जिससे हमारे देश पर बहुत बड़ा बर्डन आ गया। गरीबी हटाने जैसे प्रयास किए गए और उसके लिए बहुत सारे सरकारी योजनाएं लेकर आई गई। उन योजनाओं को खर्च करने के लिए हमने क्या किया, हमने कर्ज लेना शुरू कर दिया, और भारत सरकार ने क्या किया, डेफिसिट फाइनेंस यानी घाटे का बजट लगातार बनाया, घाटे का बजट। तो घाटे का जब बजट बनाया, इसका मतलब यह कि जितनी सरकार की इनकम थी उससे ज्यादा वो खर्च करने लगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि 1990 आते आते हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट से जूझने लगी। और गहरे संकट से जूझने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास अब बाहर से आयात करने के लिए भाई विदेशी मुद्रा चाहिए, वो बचा ही नहीं था, और हम 6-7 दिन के लिए बस विदेशी मुद्राएं बच गई। और इस स्थिति में फिर हम दौड़कर कहां गए, उन्हीं के पास गए जिनकी अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है, और किनके पास गए, हम गए IMF। ये देखिए पूरी कहानी के तौर पर मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज एकदम दिमाग में लॉजिक बैठ जाए कि भाई क्यों हम वैश्वीकरण की तरफ गए और किस प्रक्रिया के तहत गए। ठीक है ना, तो हम कहां गए, IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए। हमने उनसे मदद मांगी। जब हमसे मदद मांगी तो इन्होंने कहा कि भैया आप अपने यहां क्या करिए, आर्थिक सुधार करिए। क्या करिए, आर्थिक सुधार करिए। ठीक, ये आर्थिक सुधार में इन्होंने कहा कि आप जो इमीडिएट परेशानियां हैं, जो तुरंत आई हुई परेशानियां, उनको भी दूर करिए और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब पूरे अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बदलिए। आप जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह आप नहीं ले पाएंगे चीजों को। ठीक है ना, $7 बिलियन के आसपास हम लोन लेने के लिए हम वहां प्रयास में थे, और उन्होंने कहा कि भाई आपका जो अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, जो आपने बंद करके रखा हुआ है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आप भारत में उस समय क्या क्या मुख्य चीजें हावी थी, एक तो रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म को कहते हैं लाल फीताशाही। कोई भी काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइनें लेनी पड़ती थी। लाइसेंसिंग की व्यवस्था यहां पर बहुत हाई पे थी। लाइसेंसिंग का मतलब कोई कंपनी लगानी है तो दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ते थे, दुनिया भर के उसमें परमिशंस लेने पड़ते थे। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा हाई टैरिफ, ठीक है, कोटा, ये सारी चीजें, मैंने 2-4 चीजें ऐसी विसंगतियां थी कि अगर बाहर से कुछ मंगाना है तो दुनिया भर के टैक्स लगाया जाएगा। ये सारी परेशानियां उस समय थी। तो इन्होंने बोला कि इन सबको खत्म करिए आप। ठीक है, इन सबको खत्म करके, और 3 सिद्धांत भारत को अपनाने पड़े उसके बाद। और वो सिद्धांत क्या थे, एक उदारीकरण, ठीक है, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। दूसरा करना पड़ा निजीकरण, जिसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, P। और लास्ट में सब मिला जुला के फिर हो गया
वैश्वीकरण, जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मिला जुला के इसको कहा जाता है एलपीजी की पॉलिसी। ठीक है, कब लाया हमने? 1991-92 के आसपास ये पॉलिसी हमने अपनाई। ठीक है जी, 1991-92 में हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उस समय देश में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ठीक है, और हमने ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पूरी क्या किया, पूरा कंसेप्ट अपनाया, और यहां से भारत का संबंध वैश्वीकरण से जुड़ा। हमने क्या किया? मुख्य रूप से जितनी लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, जितना कोई फैक्ट्री चलाने के लिए परमिशन लेने पड़ते तो परमिशन ज्यादा से ज्यादा कम कर दिए। प्राइवेट लोगों को अलाउ किया कि आप भी आकर हमारे यहां निवेश कर सकते हैं, बैंकों में निवेश कर सकते हैं, कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, भूमि पे निवेश कर सकते हैं। जो बड़े टैक्सेस लगाए जा रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको कम किया। इस तरह की बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को हल्का किया जाए। हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट की जो ले आए कि जो बड़ी बड़ी सिक यूनिट्स हैं, जो कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, उनको प्राइवेट हाथों में देंगे, उनका निजीकरण करेंगे। तो ये जो उदारीकरण में क्या बेसिकली था कि जो भी हमने स्ट्रिक्ट नियम बना रखे थे कि हम किसी को कंपनी नहीं खोलने देंगे, उसके दुनिया भर के उसके लिए परमिशन लेने लेंगे, उसको उधार किया, उसको लिबरल किया कि ठीक है आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, छोटे छोटे नियम लगा के। प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया, और पूरी दुनिया के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी चला रहे थे कुछ देर पहले, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को भी हमने एक तरह से काटने का, खत्म करने का काम किया, और हम धीरे धीरे फिर किससे जुड़ गए? वैश्वीकरण से जुड़ गए। ये पूरी कथा कहानी थी भारत का वैश्वीकरण से जुड़ने का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए, सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाया। हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो करना था। भारत ने जो आर्थिक प्रणाली अपनाई उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैं आपको यही बता रहा था अभी। घरेलू उद्योगपतियों को विदेश प्रतियोगिता से बचने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, प्रोटेक्शनिज्म, कि बाहर के कंपनी को आने नहीं देंगे तो यहां के कंपनी वाले ग्रो कर जाएंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ ही भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली। अब 1991 के वो क्या आर्थिक सुधार थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद से विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश और विदेशी प्रवृत्तियों का प्राप्त बढ़ने लगा। और जैसे ही हमने ये नीति अपनाई, उसके बाद से विदेशी जो टेक्नोलॉजी है और विदेशी जो निवेश है वो सब कुछ भारत में बढ़ने लगा। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के आर्थिक जगत में प्रवेश कर गईं। बिल्कुल ठीक बात, जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं विदेश की, वो यहां आने लगी। सरकार ने अनेक वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध, जिसको कोटा कहते थे, जिसकी बात मैं कर रहा था, मात्रात्मक प्रतिबंध यानी मतलब एक कोटा लगा रखा था कि इससे ज्यादा हम कोई चीज अंदर नहीं आने देंगे, उसको हटा दिया। करारोपण की नीति को उदार बनाने में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। करारोपण यानी टैक्स लगाने की नीति, इसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, कम से कम टैक्स लगाया जाएगा। घरेलू तथा विदेशी निवेश के बीच भेदभाव खत्म कर दिया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को अत्यधिक उदार बना दिया गया, यानी उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है तो इसको और ज्यादा उदार बना दिया गया, छोटा बना दिया गया। और घरेलू तथा विदेशी निवेश के बीच भेदभाव को भी खत्म कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने हमें वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ाया। ठीक है, जिसमें ये सब कुछ शामिल है, निजीकरण भी, उदारीकरण भी और ग्लोबलाइजेशन भी। ठीक है, इस संबंध, अच्छा, वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर प्रभाव आप देखना चाहें तो कुछ इसमें विभिन्न मतभेद हैं। कुछ विद्वान वैश्वीकरण को भारत के लिए लाभकारी मानते हैं, तो कुछ विद्वान भारत के लिए हानिकारक मानते हैं। पहले वर्ग के विद्वान का मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत अब पूरे विश्व से जुड़ चुका है। भाई लोग कहते हैं कि भारत जो एक बंधा हुआ था, एक कमरे के अंदर था, वो बाहर नहीं देख रहा था, वो पूरी दुनिया से जुड़ गया। हम पूरी दुनिया से जुड़ने लगे, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी, और हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करने लगे, वहाँ के लोग यहाँ आकर करने लगे, और यहाँ की पूंजी तो बाहर की पूंजी यहाँ ज्यादा आने लगी। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में असाधारण रूप से विस्तार हुआ, और हुआ भी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जितना विंडोज वगैरह आप सब कुछ देख रहे हैं, सब उसके बाद आया। वैश्वीकरण के विरोधी यह तर्क देते हैं कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से किसानों को हानि और विदेशी व्यापार को प्राथमिकता मिलती है। ये वैश्वीकरण के हम कह सकते हैं भारत का निगेटिव प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि जो जब वैश्वीकरण बढ़ा और वैश्वीकरण के बाद जब जीडीपी भी इंक्रीज होनी शुरू हुई, तो भारत में, देखिए मैंने कल भी आपको उस दिन भी बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 मुख्य रूप से होते हैं क्षेत्र। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, यानी एक प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक,
अब ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक जो होता है, ये कृषि से आधारित होता है, ठीक है। ये जो होता है ये उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग से आधारित होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है। और तीसरा जो होता है ये सेवा से आधारित, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा यानी सर्विसेज। तो हमने ये देखा कि उदारीकरण के बाद ये सेवा क्षेत्र तो तेजी से डेवलप हुआ, लेकिन प्राथमिक या कृषि क्षेत्रों में वो लाभ दिखाई नहीं देता है जो लाभ दिखाई देना चाहिए। तो ये बात कही जाती है कि 1991 के आर्थिक सुधारों से किसानों को हानि पहुंची और किसानों का वो डेवलपमेंट या वो विकास नहीं हो पाया जो अर्थव्यवस्था में जिस तरह का विकास देखने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखिए। और एक इसके विपक्ष में मैं आपको तर्क एक दो और बता चुका हूं कि जो संप्रभुता है, जो सोवर्जिनिटी है, इस पर खतरा माना जाता है कि भाई निर्णय लेने के जो क्षमता होती है सरकारों में वो कम हो जाती है। इसके अलावा पूरे संस्कृति का एक रूपता दिखाई देता है, ये इसका एक विरोध का तर्क दिया जाता है। तो भारत के संदर्भ में ये सारे तर्क दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इनका मानना है, दूसरे पक्ष का ये मानना है कि निजीकरण का आशय पूंजीवाद होता है, जिसमें पूंजी और उद्योग निजी हाथों में होता है। देखते हैं आज भी बहुत बहस चलती रहती है कि सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। निजीकरण से आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो निजीकरण के कारण बढ़ती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब कोई कंपनी सरकारी है तो सरकार निर्णय लेगी तो कीमतों पर रोक रहेगी, लोगों को उसका फायदा रहेगा। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन को अगर सरकार चलाएगी तो वहां प्लेटफॉर्म टिकट देखा जाएगा 5 रुपए का मिलेगा। लेकिन हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन को अगर प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए तो उसे बहुत सुंदर चमकाएगा, वैश्वीकरण का प्रभाव दिखाई देगा उस पर, या निजीकरण का प्रभाव दिखाई देगा उस पर, चमचमाता स्टेशन रहेगा, लेकिन हो सकता है प्लेटफॉर्म टिकट आपको 50 रुपए भी देने पड़े। ठीक है, तो यह तर्क दिया जाता है, यह समझाया जाता है। किसानों से उनकी जमीनें छीनकर उद्योग लगाए जा रहे हैं, ऐसा तर्क दिया गया वैश्वीकरण के खिलाफ कि भाई जो बड़ी बड़ी ये मल्टीनेशनल कंपनियां लगाई जा रही हैं। एक वैश्वीकरण में एक कंसेप्ट आता है SEZ का, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये SEZ क्या है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का नियम ये होता है कि ये चीन से भारत ने एक तरह से कॉपी किया इसको कि कोई ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पर उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएं और उससे सीधा एक्सपोर्ट किया जाए, उसका निर्यात किया जाए। और यहाँ पे होने वाली जो उत्पादन होता है उसमें सरकार बहुत सारी सहूलियत देती है, टैक्स में बहुत छूट देती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये भारत में भी कई जगह बनाए गए हैं, नोएडा एक उसका उदाहरण है, नोएडा के अलावा और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। तो यहाँ पर यह आरोप लगाए गए कि ये SEZ को बढ़ाने के लिए, देने के लिए किसानों की जमीनें जो हैं वो अधिग्रहित की जाती हैं और किसानों को उससे नुकसान होता है। तो ये इसका एक तर्क दिया जाता है जो वैश्वीकरण पे भारत के प्रभाव को देखते समय ध्यान रखना है। अब आखिरी में देखते हैं कि वैश्वीकरण की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो एक तो प्रतियोगिता में बने रहना, ये वैश्वीकरण से देखने के लिए मिलता है। भाई अगर आप दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं, प्रतियोगिता उसके साथ कर रहे हैं, दुनिया के साथ आप अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कंपटीशन में बने रहें। मतलब आप अपनी गुणवत्ता, अपनी चीजों की, अपने गवर्नेंस की, हर चीज की इस तरह से बना के रखें कि एक कंपटीशन बना रहे। सरकार एवं व्यापार नियमन यानी कि जब वैश्वीकरण होती है तो जो सरकार के जो नियम कानून होते हैं, मैंने अभी बताया संप्रभुता वाली बात, कि सरकार अपने आप को स्थापित रख पाए, अपने इंटरनल मामलों में ज्यादा उसमें हस्तक्षेप ना हो, या अपने यहाँ के कंपनियों, अपने फैक्ट्रीज और लोगों के भी हितों का ध्यान रख पाए, ये वैश्वीकरण में एक चुनौती बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना यह भी एक चुनौती बनती है कि भाई पूरी दुनिया में ये समझाया जा सके कि भाई वैश्वीकरण अगर है तो इससे एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बन रहा है। लोगों को तो लगेगा कि हमारा देश है, हमको फायदा होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबल विलेज की भावना की जो मैं बात कर रहा हूं वो बन पाए, सब में उसका विकास हो पाए, ये वैश्वीकरण में एक चुनौती देखी जाती है। और विविधता को व्यवस्थित करना, जाहिर सी बात है भाई भारत जैसा देश जब मैक्सिको जैसे देश के साथ समझौता करेगा, मैक्सिको जब चीन जैसे देशों से करेगा, चीन के साथ बुल्गारिया, जब पूरे देश एक दूसरे के साथ वैश्वीकरण में जुड़ेंगे तो इसमें डायवर्सिटी तो है भाई। एक देश के अंदर ही डायवर्सिटी नहीं संभल पाती है, कई धर्म है, कई जाति है, कई भाषाएं हैं, कई पहनावे हैं, वहीं परेशानी रहती है। तो पूरे विश्व की विविधता को आप कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसको व्यवस्थित रखना, अरेंज रखना, यह वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वैश्वीकरण से संबंधित जो हमने समझने थे। वैश्वीकरण को हमेशा इस भाग में देखना है, इस हिसाब से देखना है कि पूरी दुनिया का जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इंटीग्रेशन है, मेलजोल है, या एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता है, ये वैश्वीकरण का स्वरूप है।
और इसके कुछ अपने फायदे भी हैं, कुछ अपने नुकसान भी हैं, और पूरी दुनिया में इस पर बहस चलती है। तो वैश्वीकरण क्या है, कैसे भारत में इसका प्रभाव पड़ा, 1990-91 के बाद भारत ने अपनाया, ये भी हमने देखा, और वैश्वीकरण की क्या चुनौतियां हैं, क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष हैं, इसको एक समराइज वे में हमने उस पूरे चैप्टर को आपकी परीक्षा की दृष्टि से करने का प्रयास किया है। और स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार रिवाइज करिए। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न भी हम करेंगे आगे के लेसन्स में, आगे की कक्षाओं में। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर लगातार बने रहिए, आपके परीक्षा से संबंधित सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 6 से कक्षा 12 तक के लिए स्कूल शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आया है। सभी स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और अपने वीडियोस के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस या बिना किसी फीस पेमेंट के माध्यम से। मैग्नेट ब्रेन्स www.magnetbrains.com की वेबसाइट पे भी हमने सुव्यवस्थित तौर पर इन सभी वीडियोस को दे दिया है, जिससे आप जाके देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को भी डाउनलोड करके आप इन चीजों को पढ़ाई कर सकते हैं। करना आपको यह है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आपके लिए ला सकें और आपकी परीक्षा में आपकी मदद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।